हेलो एवरीवन। आज हम इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी बेसिस ऑफ चार्ज। अब सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, इनकम टैक्स में किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? इसका आंसर समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग असेसी की टोटल इनकम पर टैक्स लीवे किया जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर पर्सन की पूरी इनकम पर सेम वे में टैक्स नहीं लगता। टैक्स लायबिलिटी मेनली उस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग असेसी को रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकेंड इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड थर्ड इज नॉन रेजिडेंट। इन तीनों कैटेगरीज की टैक्स लायबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस एक्चुअली होता क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस एक टर्म है जो इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। और ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस का नेशनैलिटी या डोमिसाइल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यानी सिर्फ इंडियन सिटीजन होने से कोई पर्सन ऑटोमेटिकली रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इनकम टैक्स नहीं बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन सिटीजन हो सकता है कि इनकम टैक्स पर्पस के लिए नॉन रेजिडेंट हो, और दूसरी तरफ एक अमेरिकन सिटीजन भी इनकम टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है। तो यहाँ नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें एक मेन पॉइंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि पर्सन का इंडिया के साथ टेरिस्ट्रियल कनेक्शन कितना है, यानी पर्सन ने प्रीवियस ईयर के दौरान इंडिया में कितने दिन फिजिकली स्टे किया है और इनकम टैक्स एक्ट की कंडीशंस फुलफिल करता है या नहीं। अब रेजिडेंशियल स्टेटस कब डिटरमाइन होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए सेपरेटली डिटरमाइन किया जाता है। यानी किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस एक साल रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर सर्कमस्टांसिस चेंज होने पर वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। और याद रखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते वक्त प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है, असेसमेंट ईयर नहीं। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले हम असेसी का प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे और उसके बेसिस पर उसकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस फिर क्या हुआ? इनकम टैक्स एक्ट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया गया स्टेटस, और इसी रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिसाइड होता है कि असेसी की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब हम समझेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एक एक पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज के साथ समझते हैं। फर्स्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच प्रीवियस ईयर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए सेपरेटली डिटरमाइन किया जाता है। इसका मतलब है कि हमें असेसमेंट ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं देखना, बल्कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होता है। और एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल सेम होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 2020 और 21 में इंडिया का रेजिडेंट है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर उसकी स्टे की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो प्रीवियस ईयर 2021 और 2022 में वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। इसलिए याद रखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ असेसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूटी ऑफ असेसी। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेलेवेंट फैक्ट्स, एविडेंस और मटेरियल इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करें। यानी असेसी को अपने स्टेट, ट्रैवल और इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिनके बेसिस पर रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जा सके। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस प्रूव करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट्स और एविडेंस प्रोवाइड करना असेसी की ड्यूटी है। नेक्स्ट इज ड्यूल रेजिडेंशियल स्टेटस इज पॉसिबल। अब थर्ड पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ड्यूल रेजिडेंशियल स्टेटस इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि एक पर्सन सेम प्रीवियस ईयर में एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का रेजिडेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंशियल रूल्स ऑफ दोज कंट्रीज़। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 2020 और 2021 में इंडिया का रेजिडेंट है। अगर इंग्लैंड के रेजिडेंशियल रूल्स भी उसी ईयर इंग्लैंड का रेजिडेंट रीड करता है, तो मिस्टर एक्स इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड का भी रेजिडेंट हो सकता है। ऐसा मेनली 2 रीज़न की वजह से हो सकता है। फर्स्ट इज़, जिन कंट्रीज़ का क्वेश्चन है वहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता हो। सेकेंड इज़, दोनों कंट्रीज़ में रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं।
इसलिए एक पर्सन को एक ही प्रीवियस ईयर में मोर देन वन कंट्री का रेजिडेंट। नेक्स्ट इज सेम रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ऑल सोर्स ऑफ इनकम। अब फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेजिडेंट है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम के सोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं होगा। यानी अगर वो एक सोर्स ऑफ इनकम के रिस्पेक्ट में इंडिया का रेजिडेंट है तो उसी प्रीवियस ईयर में दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के रिस्पेक्ट में भी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ही रहेगा। सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए की इनकम के दो सोर्स हैं, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम। अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में मिस्टर ए का रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में रेजिडेंट है तो सिर्फ सैलरी के लिए रेजिडेंट और बिजनेस के लिए नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता। रेजिडेंशियल स्टेटस पर्सन का होता है, इनकम सोर्स का नहीं। अब तक हमने समझा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस किस किस पर्सन के डिटरमाइन किया जाता है और कैसे किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मीनिंग बहुत ब्रॉड है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग पर्सन में मेनली ये इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के पर्पज़ से सिर्फ इंडिविजुअल ही पर्सन नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स की रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन की जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर टाइप के पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बेसिस सेम नहीं होते। चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस मेनली इंडिया में उसके स्टे के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। यानी हम चेक करेंगे कि इंडिविजुअल ने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन स्टे किया और एक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स देखा जाता है। साथ ही कर्ता के इंडिया में स्टे का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो HUF के लिए याद रखो कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट एंड स्टे ऑफ कर्ता। नेक्स्ट इज फर्म। फर्म के केस में मेनली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ही देखा जाता है। यानी फर्म के अफेयर्स एक्चुअली कहाँ से कंट्रोल और मैनेज किए जा रहे हैं, इस बेसिस पर रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपनी। कंपनी के केस में थोड़ा डिफरेंट है। कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मेनली प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और रेलेवेंट इनकॉर्पोरेशन रूल्स को कंसीडर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कंपनी के इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजंस एक्चुअली कहाँ से कंट्रोल और मैनेज किए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज AOP एंड BOI। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में भी मेनली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को देखा जाता है। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के केसेस में भी रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को ही इंपॉर्टेंट बेसिस माना जाता है। नेक्स्ट इज अदर पर्सन्स। जो पर्सन्स ऊपर वाली कैटेगरीज में स्पेसिफिकली कवर नहीं हुए हैं उनके केस में भी जनरली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को बेसिस माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस की। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक हमने रेजिडेंशियल स्टेटस का मीनिंग और डिफरेंट पर्सन का बेसिस समझा। अब देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन समझ लो। रेजिडेंशियल स्टेटस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इन इंडिविजुअल और HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज रेजिडेंट एंड सेकंड इज नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट कैटेगरी के अंदर फर्दर टू क्लासिफिकेशंस होती हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इंडिविजुअल और HUF के केस में कंप्लीट क्लासिफिकेशन तो हो गई, लेकिन अब फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड अदर आर्टिफिशियल पर्सन्स को भी देखते हैं। इन पर्सन्स के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस को सिर्फ दो कैटेगरीज में ही डिवाइड किया जाता है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यहाँ पर ROR और RNOR के फर्दर क्लासिफिकेशंस नहीं होते। सो इन पर्सन के लिए सिंपली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही होता है। अब फर्स्ट देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेजिडेंट सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। सेकेंड इज नॉन रेजिडेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 30। अब आगे रेजिडेंट फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इनको डिटेल में समझते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस से।
इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल को रेजिडेंट कब माना जाता है। इसके लिए हमें मेनली सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A को समझना होगा। तो फर्स्ट इज रेजिडेंशियल इंडिविजुअल सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करने के लिए दो बेसिक कंडीशंस दी गई हैं और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एनी वन, यानी अगर इंडिविजुअल इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेता है तो वो रेजिडेंट माना जा सकता है। बेसिक कंडीशन फर्स्ट इज अगर इंडिविजुअल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा है तो वो रेजिडेंट होगा। एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर ए प्रीवियस ईयर में इंडिया में 190 डेज रहा, 190 डेज 182 डेज से ज़्यादा है तो मिस्टर ए रेजिडेंट होगा। बेसिक कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन थोड़ी लेंथी है इसलिए इसे दो पार्ट्स में याद करो। हमें करनी तो इंडिविजुअल की है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो एंड उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में टोटल 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, यानी करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर, दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर ए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में 70 डेज रहा और उससे प्रीसीडिंग 4 ईयर में टोटल 400 डेज इंडिया में रहा, तो 70 और 400 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर मिस्टर ए रेजिडेंट होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कंडीशन 1 और कंडीशन 2 कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा। अब इसमें एक और टॉपिक आता है डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A के अकॉर्डिंग कुछ इंडियन सिटीजन्स को उनके एक्चुअल स्टे के बेसिस पर नहीं बल्कि सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होने पर डीम्ड रेजिडेंट माना जा सकता है। इसके लिए मेनली ये कंडीशंस देखी जाती हैं, पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को एक्सक्लूड करके ₹15 लाख से एक्सीड होनी चाहिए और वो पर्सन किसी दूसरी कंट्री का टेरिटोरियल में डोमेसाइल रेजिडेंस या सिमिलर क्राइटेरिया के रीज़न से टैक्स लायबल नहीं होना चाहिए। ऐसे पर्सन को रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई इंडियन सिटीज़न हाई इनकम अर्न करता है यानी स्पेसिफाइड इनकम ₹15 लाख से ज़्यादा है तो वो किसी भी दूसरे कंट्री में रेजिडेंस डोमिसाइल जैसे बेसिस पर टैक्स लायबल नहीं है, तो इनकम टैक्स एक्ट उसे डीम्ड रेजिडेंट ट्रीट कर सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद करो, इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है जब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बेसिक कंडीशन फर्स्ट और बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो और सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A की डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो। सो रेजिडेंट इज इक्वल टू एनी वन बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 और डीम्ड रेजिडेंट कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। 60 डेज़ और 182 डेज़ का रूल कब अप्लाई होता है? कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की सेकंड कंडीशन में 60 डेज़ को 182 डेज़ से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें फर्स्ट केस क्या है? इंडियन सिटीज़न लिविंग इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीज़न इंडिया से बाहर जाता है इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के पर्पज से, तो सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ अप्लाई होंगे, यानी ऐसा इंडिविजुअल के लिए करंट प्रीवियस ईयर 182 डेज़ और मोर होगा और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स 365 डेज़ और मोर वाली रिक्वायरमेंट ही रेलिवेंट होगी। अब यहाँ पर केस 2 है इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया विजिट करने आता है तो सर्टेन सर्कमस्टांसिस में सेकंड कंडीशन में 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ अप्लाई होंगे। इसका पर्पस ये है कि ऐसे पर्सन को शॉर्ट विजिट की वजह से अननेसेसरी रेजिडेंट ना बना दिया जाए। अब यहाँ पर एक और 15 लाख का स्पेशल रूल है, अब इसे समझते हैं पहले। सर्टेन इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया विजिट करते हैं उनके केस में ₹15 लाख इनकम थ्रेशोल्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर उनकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को एक्सक्लूड करके ₹15 लाख से एक्सीड करती है तो उनके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते वक्त 60 डेज़ वाली लिमिट रिड्यूस होकर 120 डेज़ हो सकती है। इसलिए इस टॉपिक में 60 और 120 और 182 डेज़ को केयरफुली डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सब केसेस को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो जर्नल इंडिविजुअल होंगे उनके लिए क्या लिमिट थी? 60 डेज़ प्लस 365 डेज़
और जो स्पेसिफाइड इंडियन सिटीजन है जो इंडिया लीव कर रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट और शिप क्रू से, तो उनके केस में कितनी थी 182 डेज प्लस 365 डेज। और जो स्पेसिफाइड इंडियन सिटीजन है विजिट कर रहे हैं इंडिया में किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए क्या है 182 डेज और 15 डेज 15 लाख से ज़्यादा इनकम वाले स्पेसिफाइड केसेस में 120 डेज थ्रेशोल्ड रिलेवेंट हो सकता है इसमें। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम रेजिडेंट इंडिविजुअल के नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी ROR। अभी तक हमने देखा कि किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट कब माना जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रेजिडेंट बन जाना ही इनफ है? नहीं, रेजिडेंट बनने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखते हैं, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। अगर इंडिविजुअल ने सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करके रेजिडेंट स्टेटस ऑब्टेन कर लिया, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसे दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है बोथ, यानी दोनों कंडीशंस ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इमीडिएटली प्रोसीडिंग 10 ईयर्स में से कम 2 प्रीवियस ईयर में इंडिया रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी 10 प्रोसीडिंग ईयर में से एटलीस्ट 2 ईयर्स इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ 2 साल इंडिया में विजिट करना इनफ नहीं है, उन 10 ईयर में उनका रेजिडेंट स्टेटस होना भी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है, इंडिविजुअल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में से इमीडिएटली प्रोसीडिंग 7 ईयर में टोटल ईयर्स एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में स्टे कर चुका होना चाहिए, यानी 7 प्रोसीडिंग ईयर में से 730 डेज और मोर इंडिया में स्टे किया होना चाहिए। तो R और R का फॉर्मूला अब क्या होगा, रेजिडेंट प्लस बोथ एडिशनल कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन करंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट होना चाहिए और सेकंड प्रीसीडिंग 10 ईयर में से एटलीस्ट 2 ईयर्स रेजिडेंट होना चाहिए और थर्ड प्रीसीडिंग 7 ईयर में से टोटल 730 डेज और मोर इंडिया में स्टे होना चाहिए। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो ROR है। अगर रेजिडेंट है लेकिन एडिशनल कंडीशंस में से कोई एक या दोनों सेटिस्फाई नहीं होती, तो जनरली RNOR सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी रूल्स अलो करते। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ इसलिए कि कोई पर्सन करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। 182 डेज का टेस्ट रेजिडेंट डिटरमाइन करने के लिए, ROR डिटरमाइन करने के लिए हमें पास्ट 10 ईयर में से पास्ट 7 ईयर का हिस्ट्री भी चेक करना पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मान लो मिस्टर ए करंट ईयर में इंडिया में 190 डेज रहा, तो वो रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा प्रीवियस 10 ईयर में क्या वो एटलीस्ट 2 ईयर रेजिडेंट था, प्रीवियस 7 ईयर में क्या उसका इंडिया में टोटल स्टे 730 डेज या उससे ज़्यादा था। अगर दोनों के आंसर्स यस है तो वो ROR है। अगर रेजिडेंट तो है लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो RNOR हो सकता है। यहाँ पर इंडिया में स्टे का मीनिंग क्या है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टे इन इंडिया का मतलब क्या होता है। स्टे का मतलब है पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, यानी पर्सन इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकता है, सिटी, विलेज, हिल्स या इवन इंडियन टेरिस्ट्रियल वाटर्स में भी, बस पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में होनी चाहिए। और 182 डेज़ का स्टे कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, यानी 182 डेज़ एक स्ट्रेच में रहना नेसेसरी नहीं है। अगर पूरे प्रीवियस ईयर में डिफरेंट पीरियड्स को ऐड करके टोटल 182 डेज़ हो जाते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। एग्जांपल जैसे जनवरी में 60 डेज़ रहा, जून में 50 डेज़, सितंबर में वो 40 डेज़ रहा और दिसंबर में वो 32 डेज़ रहा, तो इसका टोटल 182 डेज़। तो कॉन्टीन्यूस स्टे नहीं होने के बावजूद भी 182 डेज़ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, डेज ऑफ स्टेज का प्रूफ ऑनस ऑन असेसी। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में कितने डेज स्टे किया गया उसका प्रूफ प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसी की होती है। अगर असेसी क्लेम करता है कि वो नॉन रेजिडेंट या RNOR है, तो रेलिवेंट फैक्ट्स और एविडेंस के थ्रू अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश करनी होती है। यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 क्या है। अब सेकंड बेसिक कंडीशन को एक बार क्लियरली रिवाइज करते हैं। अगर इंडिविजुअल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहा एंड इमीडिएटली प्रोसीडिंग 4 ईयर में टोटल 365 डेज इंडिया में रहा है, तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। यहाँ पर्सन का इंडिया आने का पर्पज़ या रीज़न जनरली रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, यानी पर्सन इंडिया बिजनेस के लिए आए, विजिट के लिए आए, फैमिली से मिलने आए,
रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मेन फोकस स्टैट्यूटरी स्टे कंडीशंस पर होता है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस है। इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ 60 डेज़ का रूल चेंज हो जाता है। अगर इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के पर्पज़ से या इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में, तो सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ अप्लाई किए जा सकते हैं एज़ पर द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी कंडीशंस। यानी जनरल रूल क्या है 60 डेज़ प्लस 365 डेज़, लेकिन स्पेशल केसेस में क्या है 182 डेज़ प्लस 365 डेज़। अब इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है? जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा इंडियन सिटीजन इंडिया से एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है उस ईयर में रेलिवेंट स्पेशल रूल्स के अकॉर्डिंग 182 डे थ्रेशोल्ड कंसीडर किया जाता है। अब स्पेशल केस 2, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर ऑर्डिनरी रहता है और इंडिया विजिट करने आता है तो सेकंड बेसिक कंडीशन में सर्टेन सर्कमस्टांसेस में 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ अप्लाई होते हैं। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट यह है कि शॉर्ट विजिट की वजह से ऐसे पर्सन को ऑटोमेटिकली रेजिडेंट नहीं बना दिया जाता। अब यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? अब पर्सन को पर्सन ऑफ ओरिजिन माना जा सकता है अगर वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो या उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हुआ हो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हुआ हो, सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी डिफिनेशंस एंड एप्लीकेबल कंडीशंस। अब ROR को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? करंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट, यस। तो स्टेप 2 क्या होगा? प्रीसीडिंग 10 ईयर में से एटलीस्ट 2 ईयर रेजिडेंट। अगर ये भी यस है तो स्टेप 3 क्या होगा? प्रीसीडिंग 7 ईयर में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में स्टे। अब अगर ये भी यस है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर पर्सन करंट ईयर में रेजिडेंट है लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो नेक्स्ट कैटेगरी चेक करनी होती है RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम रेजिडेंट इंडिविजुअल के सेकंड टाइप को समझेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी RNOR। अभी हमने देखा कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट बन सकता है लेकिन रेजिडेंट होने के बाद हर पर्सन ऑटोमेटिकली ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता। अगर पर्सन रेजिडेंट है लेकिन उसकी पास्ट रेजिडेंशियल हिस्ट्री को देखने पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी RNOR कहा जा सकता है। अब सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में RNOR की डेफिनेशन क्या है? रेजिडेंट पर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो वो RNOR होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज की इनकम को डायरेक्ट टैक्स एक्ट ने डायरेक्टली RONR ट्रीट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। अगर कोई इंडिविजुअल सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग रेजिडेंट है तो RNOR डिटरमाइन करने के लिए उसकी पास्ट रेजिडेंशियल हिस्ट्री चेक की जाती है। तो उसकी कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है अगर इंडिविजुअल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में से 9 प्रीवियस ईयर में नॉन रेजिडेंट रहा है तो वो RNOR हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में लास्ट 10 ईयर में से 9 ईयर्स नॉन रेजिडेंट, यानी पर्सन का इंडिया के साथ पास्ट रेजिडेंशियल कनेक्शन बहुत लिमिटेड रहा है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अगर इंडिविजुअल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में इंडिया में टोटल 729 डेज या उससे कम रहा है तो वो RNOR कैटेगरी में आ सकता है, यानी प्रीवियस 7 ईयर में स्टे 729 डेज से कम होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखो कि 730 डेज ROR की एडिशनल कंडीशन का इंपॉर्टेंट फिगर है और 729 डेज और लेस RONR के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट फिगर है। अब इजी कंपैरिजन कैसे याद रखना है वो देखते हैं। 730 डेज और मोर तो ROR कंडीशन और 729 डेज और लेस तो RONR कंडीशन। इसीलिए 729 वर्सेस 730 को एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। अब नेक्स्ट केस है इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया विजिट करता है और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को एक्सक्लूड करके ₹15 लाख से एक्सीड करती है तो सर्टेन कंडीशन में RONR स्टेटस अप्लाई हो सकता है। ऐसे स्पेसिफाइड इंडिविजुअल के केस में अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज है तो वो स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग RNOR कैटेगरी में आ सकता है। इसको सिंपल में याद रखो कि 15 लाख से ज़्यादा स्पेसिफाइड इनकम और इंडिया में स्टे 122 डेज से ज़्यादा और 182 डेज से कम तो RNOR ट्रीटमेंट होगी।
नेक्स्ट केस है डीम्ड रेजिडेंट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। अगर कोई इंडियन सिटीजन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A के अंदर डीम्ड रेजिडेंट है तो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसे RNOR ट्रीट किया जाता है, यानी डीम्ड रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, तो वो RNOR है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करेंगे ROR और RNOR में डिफरेंस क्या है। अब तक हमने रेजिडेंट ROR और RNOR अलग अलग समझे, अब इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ताकि कैलकुलेशन के टाइम कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सबसे पहले ROR बनने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल को रेजिडेंट होना ज़रूरी है। रेजिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बेसिक कंडीशन फर्स्ट क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे। और बेसिक कंडीशन सेकंड क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड इमीडिएटली प्रोसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर में से टोटल 365 डेज और मोर। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो पर्सन रेजिडेंट है। लेकिन यहाँ पर ROR फिनिश नहीं होता। ROR के लिए दो एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई करनी होंगी। एडिशनल कंडीशन फर्स्ट क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से प्रोसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में से एटलीस्ट 2 ईयर रेजिडेंट होना चाहिए। और एडिशनल कंडीशन 2 क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से प्रोसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में इंडिया में 730 डेज और मोर स्टे होना चाहिए। सो ROR का फॉर्मूला क्या हुआ, रेजिडेंट प्लस 2 आउट ऑफ 10 प्लस 730 डेज इन 7 ईयर्स। अब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखते हैं, RNOR। RNOR के केस में भी पहले इंडिविजुअल को रेजिडेंट होना चाहिए, यानी बेसिक कंडीशन सेम है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर स्टे। और बेसिक कंडीशन 2 क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड प्रोसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में से 365 डेज और मोर। अगर रेजिडेंट बन गया तो अब RONR की कंडीशंस चेक करेंगे। RNOR कंडीशन फर्स्ट क्या है, अगर इंडिविजुअल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से प्रोसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में से 9 ईयर्स नॉन रेजिडेंट रहा है तो वो RNOR कैटेगरी में आ सकता है। 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स क्या है, नॉन रेजिडेंट। RONR सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इंडिविजुअल प्रोसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में इंडिया में 730 डेज से कम रहा है तो RNOR कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, यानी 730 से लेस RNOR। इसको ROR से कंपेयर करते हैं, ROR कितना है, 730 डेज और मोर। तो RONR क्या है, 730 डेज से लेस। RNOR की नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब ये स्पेशल केस है, अगर पर्सन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर से इंडिया विजिट कर रहा है, उसकी स्पेसिफाइड टोटल इनकम ₹15 लाख से एक्सीड करती है और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में उसका स्टे 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज है, तो एप्लीकेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसे RONR ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए याद रखो 15 लाख प्लस 120 डेज मोर और लेस देन 182 डेज है तो वो RNOR है। अब RONR की नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर कोई इंडियन सिटीजन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A के अंडर डीम्ड रेजिडेंट है तो उसे RONR ट्रीट किया जाता है सब्जेक्ट टू द एक्ट। अब हम इंडिविजुअल के थर्ड और लास्ट रेजिडेंशियल स्टेटस को समझेंगे, नॉन रेजिडेंट यानी NR। अभी तक हमने देखा रेजिडेंट, ROR और RNOR। अब अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट ही नहीं है तो उसका स्टेटस क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट का मीनिंग बेसिकली ऐसे असेसी से है जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट नहीं है। इसीलिए नॉन रेजिडेंट को समझने का सबसे ईजी मेथड है, रेजिडेंट नहीं हुआ तो वो नॉन रेजिडेंट है। इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की बेसिक कंडीशन में से एटलीस्ट 1 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। अगर इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट होगा, सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन डीम्ड रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। अब पहले बेसिक कंडीशंस को एक बार रिवाइज करते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे। और कंडीशन 2 क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड इमीडिएटली प्रोसीडिंग 4 ईयर में से 365 डेज और मोर। अगर 182 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई एंड 60 प्लस 365 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इंडिविजुअल क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। अब मान लो मिस्टर ए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में सिर्फ 100 डेज रहा।
अब चेक करते हैं 182 डेज ज़्यादा है 100 से तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब सेकंड कंडीशन क्या है 60 डेज़, वो सेटिस्फाई है लेकिन प्रीसीडिंग 4 ईयर में उसका टोटल स्टे सिर्फ 300 डेज़ का है, तो 365 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट होगा। तो आज हमने इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के कंसेप्ट को डिटेल में समझा। रेजिडेंट, ROR, RNOR और नॉन रेजिडेंट, इन सब को डिटेल में समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस, उसकी कंडीशंस भी समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।